Hello everyone, welcome to my class Pinang's Biology. Today I will discuss you Calvin cycle. Calvin cycle की जो प्रोसेस होती है वो मेनली प्लांट्स में देखने को मिलती है और कुछ एल्गी में देखने को मिलती है जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अभी ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना वो दो टाइप्स में बटी हुई थी, यानी कि एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है इसलिए उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है सनलाइट की नीड नहीं होती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, यानी कि सनलाइट के अब्सेंस में। अब जो केल्विन साइकिल होता है इसे डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट के अब्सेंस में यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। तो मेनली जो केल्विन जो साइकिल होती है इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ये बहुत ही चमत्कारिक एक प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा सोचने वाली बात है कि जिसमें क्या होता है एटमॉस्फेयर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स क्या करते हैं केल्विन साइकिल के थ्रू फिक्स करके अपने लिए फूड बनाने का काम करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इस ग्लूकोज के फॉर्मेशन में जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन के 3 कंपाउंड होते हैं और इसलिए उस कार्बन के 3 कंपाउंड के नाम पर ही इसे केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी डिस्कवरी। तो सबसे पहले जो इसके साइंटिस्ट हैं मेल्विन केल्विन ने इसकी डिस्कवर की थी, इसके साथ एडन्यू बेंसन, जेम्स बेसम। इस कारण इसे शॉर्ट में CBB यानी कि CBB साइकिल भी कहते हैं और इसे C3 साइकिल भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन साइकिल भी कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद साइट ऑफ C3 साइकिल यानी कि जो C3 साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट्स के कौन से पार्ट में होती है। तो आप जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट्स का क्या है, फोटोसिंथेसिस के होने वाला एक बहुत ही पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस होने के लिए सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट्स में पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनल है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा क्या है, एक लिक्विड स्ट्रक्चर है, लिक्विड तरल पदार्थ, जिसमें केल्विन साइकिल क्या होता है, केल्विन साइकिल की प्रोसेस वहाँ पर होती है। ठीक है, यानी कि जिनमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म चाहे वो एल्गी हो चाहे प्लांट्स हो, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनमें ये C3 साइकिल पाया जाता है, C3 साइकिल उनमें होता है। तो अब देखते हैं ये जो केल्विन साइकिल के जो स्टेप्स हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल की जो स्टेप्स होती है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट आपका कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस भी इसे कहते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड होता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो CO2 होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6 ग्लूकोज बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, जो CO2 क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। सेकंड है आपका रिडक्शन फेज। थर्ड है आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जिसमें, और फोर्थ है आपका रीजनरेशन फेज। कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस होती है इसमें एटमॉस्फेरिक जो CO2 होता है, जो एयर में प्रेजेंट होता है CO2, इस जब साइकिल में केल्विन के साइकिल में जब ये एंट्री करते हैं तो वहाँ पर RUBP राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। किसका एक्सेप्टर होता है, यानी कि CO2 को कैरी करने का काम करता है। इस
CO2 के साथ कंबाइन होके ये रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? एक प्रोडक्ट बनाता है। और ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एसिड। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। ठीक है। जो RUBP होता है, राइबोलोज 1,5 फास्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। और CO2 क्या होता है? इसमें 1 कार्बन पाया जाता है। तो जब केल्विन साइकिल का जो पहला साइकिल होता है, अगर सिर्फ एक साइकिल की बात करते हैं, तो फर्स्ट साइकिल में क्या होता है, जब CO2 का पहला कार्बन और राइबोलोज 1,5 फास्फेट के जो 5 कार्बन होते हैं, ये आपस में कंबाइन होकर 6 कार्बन के प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो 6 कार्बन होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली होता है, यानी कि हाई एनर्जी के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी इसमें अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 2 मॉलिक्यूल में ये ब्रेक हो जाते हैं। जब ये स्प्लिट हो जाते हैं तो ब्रेक होकर 3 कार्बन कंपाउंड के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो 2 मॉलिक्यूल किसके बनाते हैं? 3-3 कार्बन के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक की प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन। इस रिडक्शन के प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ से मिलते हैं हमें? NADPH एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडक्शन का काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि अपने हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है? डोनेट करने का काम, देने का काम करता है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो ATP और NADPH है ये लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन यानी कि थैलेकॉइड में होता है लाइट रिएक्शन। थैलेकॉइड में जो NADPH और ATP का फॉर्मेशन होता है और इस ATP का यूज़ और NADPH का यूज़ क्या होता है? रिडक्शन के लिए करते हैं। तो ये किसका रिडक्शन करते हैं? तो ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस देखी थी, तो वहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिले थे? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फो जो ग्लिसरिक एसिड होते हैं, इस एसिड की जो 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन के बने होते हैं? 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसमें NADPH क्या करता है? एक अपना हाइड्रोजन आयन को देकर और ATP का यूज़ करके ये नया प्रोडक्ट बनाते हैं और इस प्रोडक्ट का G3P कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो आपको पता होगा कि जो एसिड होते हैं जब उसका रिडक्शन होता है तो वो एसिड से रिडक्शन के बाद एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। एल्डिहाइड ठीक है। तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक क्या है? एसिड है जो ATP एनर्जी का यूज़ करके और NADPH क्या करता है? इनको रेड्यूस्ड करके, एसिड को रेड्यूस करके ग्लिसरल्डिहाइड बनाता है और ATP एनर्जी उसमें यूज़ हो गया, तो वो ATP से ADP का फॉर्मेशन होता है, ADP रह जाता है और एक फॉस्फेट अलग हो जाता है जो यूज़ हो चुका है। और NADPH का हाइड्रोजन आयन भी इसमें रिलीज़ हो जाता है, यानी कि डोनेट कर देता है, इसलिए NADP प्लस का फॉर्म में ये पाया जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। तो ग्लिसरल्डिहाइड होते हैं 2 ग्लिसरल्डिहाइड, यानी कि जो इसमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड के बनते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा जो ATP होता है, यहाँ पर 2 यूज़ इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर
3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं। अगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक ATP और एक NADPH, 2 मॉलिक्यूल है इसके लिए 2 ATP और 2 NADPH का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं G3P के, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन इस स्टेप में होता है। तो कैसे होता है, जो G3P होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं और इसके जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में जब आपस में जुड़ते हैं तो इसमें एक कार्बन यानी कि एक साइकिल में एक कार्बन माइनस कर दो इसमें, यानी कि 5 कार्बन में 6 कार्बन में इसमें 1 कार्बन को आप माइनस कर दो, क्योंकि एक कार्बन क्या होता है, फिक्स हो जाता है। फिक्स मतलब कि साइकिल में ठहर जाता है, रुक जाता है। तो बाकी जो कितना बचा, यानी कि इसमें 5 कार्बन बचा। ये 5 कार्बन क्या होता है, फिर से नए RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट के फॉर्मेशन करने के लिए फिर से साइकिल में एंट्री कर जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो G3P होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये इसके एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें दो G3P मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 2 G3P मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट स्टेप है आपका रीजनरेशन ऑफ RUBP। इसमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है। किसका रीजनरेशन होता है, दोबारा से फिर से राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट का सिंथेसिस होती है। तो ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, आपको बता चुका है कि ये है। इस साइकिल को देखते हैं तो सबसे पहले जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी कार्बन फिक्सेशन, इसमें CO2 वो एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो साइकिल के अंदर एंट्री करता है। तो वहाँ पर साइकिल के अंदर यानी कि स्टोमा में क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट जो होता है, जो इस कार्बन को एक्सेप्ट करता है और इससे जुड़कर क्या करता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसे कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। लेकिन ये जो कंपाउंड बनाता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है वो हाईली एनर्जेटिक होता है, ठीक है, एनर्जेटिक होता है। और ये इस कंपाउंड को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, रूबिस्को एंजाइम करता है। ये रूबिस्को एंजाइम इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कैटालाइज करने का काम करता है 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। नेक्स्ट अगला स्टेप आता है रिडक्शन फेज, जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और ये यहाँ पर ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। और ये ATP का यूज़, एनर्जी का यूज़ और NADPH का यूज़ करके NADPH रेड्यूस्ड कर देता है। किसको रेड्यूस कर देता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से उसको एल्डिहाइड में रिडक्शन के द्वारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। G3P क्या है, एक एल्डिहाइड है। और ये एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इसमें बनते हैं, जो भी क्या हो, एल्डिहाइड जो बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये जो 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि टोटल 6 कार्बन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल होते हैं G3P के, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ग्लूकोज यानी शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर से जो 5 कार्बन बचते हैं, यानी कि एक कार्बन इसमें फिक्स हो जाता है, 1 कार्बन क्या हो जाता है, इसमें फिक्स हो जाते हैं। तो बाकी जो 5 कार्बन जो बचते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल जो रहते हैं G3P के, उसमें से 5 कार्बन फिर से ATP का यूज़ करके, ATP एनर्जी का यूज़ करके कहाँ चले जाते हैं, रीजनरेशन फेज में चले जाते हैं। वहाँ पर G3P ATP का यूज़ करके फिर से RUBP का फॉर्मेशन करते हैं और फिर से ये साइकिल क्या हो जाती है, फिर से सेल इसकी जो केल्विन साइकिल, फिर से जब केल्विन की साइकिल जब एक राउंड लेती है तो उस साइकिल में कितना ATP का यूज़ होता है, 3 ATP का यूज़ होता है, 2 NADPH का यूज़ होता है और एक कार्बन मॉलिक्यूल इसमें फिक्स होता है, ठीक है। जब यही साइकिल यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 कार्बन की ज़रूरत पड़ती है और 6 कार्बन के लिए हमें ये साइकिल को
6 साइकिल को कंप्लीट करना होता है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो एटीपी में 6 साइकिल में अगर राउंड लेती है तो एटीपी कितना यूज़ होगा, उसमें 3 एटीपी है तो 18 एटीपी का यूज़ होगा। और इसमें 2 NADPH का एक साइकिल में यूज़ होता है, तो इसमें 6 साइकिल में कितना होगा, 12 NADPH का यूज़ होगा। और एक कार्बन मॉलिक्यूल हमें एक साइकिल में मिलता है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल के लिए हमें 6 साइकिल में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, C6H12O6। सो अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी क्वेरीज या कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ तक अगर कोई भी अगर आपको नए टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।